ओम सभी को सादर नमस्ते। आज 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आर्य समाज घरोंडा के प्रांगण में जो आज ये योग सत्र आयोजित किया गया, आज हमारे साथ मौजूद हैं योगाचार्य श्री संदीप आर्य जी और साथ में हमारे साथी दर्शन योगी जी। सबसे पहले तो आप दोनों का स्वागत है, धन्यवाद, अभिनंदन है। देखिए, आज पूरी दुनिया के अंदर योग और आयुर्वेद का डंका बज चुका है और मैं आप सभी को मिशन आर्य समाज के सभी दर्शकों को, सभी सहयोगियों को मैं बताना चाहूँगा कि ये जो दर्शन योगी जी और संदीप योगाचार्य जो हमारे बीच में हैं, बहुत अच्छा काम योग आयुर्वेद पर कर रहे हैं। दोनों ही अपने अपने सेंटर, दर्शन योगी जी गांव डिंगर माजरा के अंदर अपना सेंटर चला रहे हैं, जहां पर नियमित योग की कक्षाएं और जो आयुर्वेद और पंचकर्म आदि के जो कार्य किए जाते हैं। इसके अलावा जो संदीप योगाचार्य जी हैं वो करनाल में बहुत सुंदर सेवाएं लोगों को लाभ देने के लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं संदीप जी से बात करना चाहूँगा कि किस तरह से काम हो रहा है योग पर, आयुर्वेद पर। संदीप जी। बहुत बढ़िया सवाल किया आपने लाठर साहब, दिलबाग जी हमारे जो एक बहुत ही अच्छे पत्रकार हैं और अच्छी गतिविधियों को जो है समाज के अंदर लाने का कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले तो जब बात योग व आयुर्वेद के ऊपर चल रही है, तो आज के टाइम में पहले का जब पुराने टाइम का जब दौर हुआ करता था, उस समय बीमारियां नाम मात्र हुआ करती थी, छोटे छोटे हॉस्पिटलों से भी लोग काम चलाते लेते थे। परंतु आज के टाइम में जब से वर्कआउट घटा है तब से और बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र का जो प्रयोग फसलों के अंदर होना शुरू हुआ, तो मैं आज एक योग व प्राकृतिक चिकित्सक होने के नाते जो है मेरे पास बहुत काफ़ी इस तरह के पेशेंट आते हैं कि बहुत ही ज़्यादा गंभीर से गंभीर बीमारियां उनको जो है चली हुई हैं और काफ़ी तो जो है बिल्कुल ही लाइलाज कैटेगरी की जो है प्रॉब्लम लेकर के आते हैं। परंतु ये प्रॉब्लम आई कहाँ से? सबसे पहले तो हम इसी बात पे जो है एक ही मिनट में जो है इस बात को रखना चाहेंगे कि जब से हमने वर्कआउट कम शुरू किया तो भोजन जो हम करते हैं उसका पाचन कम हो गया। तो अब अगर आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ रहना, एक बात तो बिल्कुल सिद्ध हो चुकी है कि अगर आपने पूर्ण रूप से स्वस्थ रहना है, चाहे आप रनिंग करो, दौड़ लगाओ, सुबह उठ करके दंड लगाओ, बैठक लगाओ, योग करो, प्राणायाम करो, चाहे कुछ भी करो, ये आधा घंटा आपको अवश्य करना पड़ेगा, क्योंकि जो भोजन का पाचन है वो ज़रूर होना चाहिए। तो योग उससे के अंदर हमारी पूरी मदद तो करता ही है, साथ में जो है इस समय जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से पूरी दुनिया जूझ रही है। आज के टाइम में बच्चे से लेकर के, बूढ़े से लेकर के, जवान से लेकर के हर एक व्यक्ति जो है किसी न किसी तरह के स्ट्रेस से जूझ रहा है। तो स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए योग से बड़ा कोई दुनिया में साधन नहीं है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी, मुख्यमंत्री जी का भी और आर्य समाज जैसी संस्थाओं का भी, जो इस तरह के जो है कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ करके जो है भाग लेते हैं, तो जिन्होंने, और पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज का भी, जिन्होंने योग को पूरी दुनिया के अंदर जो है प्रचारित किया, प्रसारित किया और आज पूरी दुनिया इसका लाभ ले रही है, क्योंकि योग इस समय पूरी दुनिया के अंदर एक आकर्षण का केंद्र बन चुका है। योग खाली अब एक क्रियाओं का नाम नहीं रहा, योग एक इस समय थेरेपी बन चुकी है। योग इस समय एक जो है ये लगा लिए मेडिकल का काम कर रहा है। योग लोगों को आरोग्य दे रहा है। अब आपने देखा होगा पिछले दिनों ऑक्सीजन का पूरी दुनिया में रोला पड़ा, तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने का सबसे अच्छा साधन क्या है? योग। सुबह को डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ध्यान, मेडिटेशन, भुजंगासन, मरकटासन, इससे बढ़ेगा ऑक्सीजन लेवल। अब कृत्रिम ऑक्सीजन से हम कितने दिन जीवित रहेंगे? ठीक है, तो सभी से यह है आप सबको 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं और सभी से यह अनुरोध कि प्रतिदिन आधा एक घंटा अपने बच्चों को भी योग के लिए लगाएं, आप खुद भी योग करें और जीवन में भी योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा को ही अपनाएं, एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। आप सबका धन्यवाद। दर्शन योगी जी, आप हमें बताएं कि ये जो योग का विषय है, प्रारंभिक दौर में किस तरह से प्रारंभ करें? कोई भी नया व्यक्ति योग से जुड़ता है, किस तरह से इसका लाभ ले? हाँ दिलबाग जी, आर्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत। आपने बहुत अच्छी बात पूछी योगा के बारे में। जो हम भोजन करते हैं, ये हम जो हमारी संस्कृति है, प्रकृति है, उससे हट जाते हैं तो विकृति की ओर दौड़ते हैं। हम किसी भी समय भोजन कर लेते हैं, कैसा भी भोजन कर लेते हैं, प्रकृति के अनुसार जो भी हम कोई काम करेंगे उससे विकृतियाँ ही आएंगी। जो बीमारियां हैं वो बाहर से नहीं, हमारे अंदर ही पैदा होती हैं। हमने अपनी बॉडी को, अपने शरीर को एक डस्टबिन बना लिया। डस्टबिन मीन्स कुछ भी खाते हैं, किसी भी समय बिना मौसम के कुछ भी सब्जियां, भोजन इत्यादि खाते हैं, तो हमने इसको शरीर को क्या बना लिया? एक डस्टबिन।
डस्टबिन में क्या आएंगी, बीमारियाँ। इसलिए मैं सबसे पहले कहता हूँ, जो भी आप भोजन करें वो हमारी संस्कृति के अकॉर्डिंग करें, हमारी प्रकृति के अकॉर्डिंग करें, और जो हमारी टाइमिंग है, जो हमारे पूर्वज जैसे करते थे उसके अकॉर्डिंग करें। पहले आप भोजन का विषय है, ऐसे करें इसको, कभी बीमार नहीं होंगे। धन्यवाद जी दर्शन जी, वास्तव में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भोजन भी जो ऋतुओं के अनुसार होना चाहिए, समय के अनुसार होना चाहिए और आपकी ज़रूरत के अनुसार होना चाहिए, भूख के साथ अनुसार होना चाहिए। तो भोजन की वास्तव में जो निरंतर भोजन को नियमित ध्यान रख कर करेगा, उसमें भी स्वास्थ्य का बहुत बड़ा लाभ होगा। देखिए, दोनों ही हमारे विद्वान जो कि योग के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे दर्शन योगी जी हो, चाहे संदीप योगाचार्य जी हों, बहुत जितनी प्रशंसा की जाए कम हो। चाहे स्कूलों में बच्चों को मेडिटेशन करवाना हो, चाहे योग करवाना हो या आयुर्वेदिक की जानकारी देनी हो, लगे रहते हैं लगातार, चाहे अपने सेंटर के माध्यम से, चाहे समाज सेवा के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से भरपूर करते हैं। तो मैं, जैसे कि संदीप जी, मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे हमारे पूर्वज, यदि हम पूर्वों की बात करें तो पैदल बहुत चलते थे, और उसका परिणाम ये था कि वो 100 वर्ष पूरे करने के बाद इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। उनका जीवन बड़ा सात्विक था, बहुत सुंदर जीवन था। और आज क्या है, यदि हम 200 मीटर भी दूर चलेंगे तो मोटरसाइकिल उठाएंगे, गाड़ी उठाएंगे, ऐसा हमारी परंपरा बन चुकी है। तो जैसा कि पैदल चलने का स्वस्थ रहने में कितना बड़ा योगदान समझते हैं? बहुत बढ़िया सवाल किया है आदरणीय दिलबाग जी आपने, कि पैदल चलने का जो है हमारे स्वास्थ्य से क्या लेना देना है। क्योंकि देखिए, मैंने अपने दादाजी का जीवन बहुत ही नज़दीकी से देखा। जब इन्होंने पुरानी बात उठाई है तो उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि पोते मेरे को जो है पाँव में पेन है, और वो 20-20 किलोमीटर पैदल चला करते थे। हमारा जो गांव है वो शहर से 15 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर है, तो वो शहर भी इस तरह से अपना कोई कार्य होता था, खेत में भी जाते थे, इस तरह से पैदल काफ़ी चला करते थे। लेकिन जब से जो है साइंस की सुविधाएं हमारे पास आई, गाड़ी आई, मोटर आई, तो तब से जो हमने पैदल चलना बिल्कुल ही छोड़ दिया। आज के टाइम में अगर 10 कदम भी चलना हो तो कोशिश करते हैं कि स्कूटी से चला जाए। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि मैंने आज भी इस कार्यक्रम के दौरान एक बहुत ही मुख्य बात कही थी कि ये शरीर दिया परमात्मा ने वर्क के लिए, वर्कआउट के लिए। अगर आप चलने के लिए घुटनों का इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो धीरे धीरे डैमेज होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो सुबह के टाइम जो है थोड़ा रनिंग करें, पैदल चलें। और दूसरा, जैसे कि पुरातन टाइम में लोग स्वस्थ कैसे रहते थे, वो इसलिए रहते थे, वो वर्कआउट किया करते थे, खेत में काम किया करते थे, पशुओं का काम किया करते थे, पैदल बहुत चला करते थे। जो आज भी मैं अपने चिकित्सालय के अंदर आधा घंटा कसी थेरेपी करता हूँ। कसी थेरेपी गांव में रहने वाले सभी व्यक्ति जानते हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन 15 मिनट कसी चला लेगा, उसके कहीं जिम में जाने की आवश्यकता नहीं है। उसके सारी मांसपेशियाँ मजबूत रहेंगी, बीजाणु में पूरा बल रहेगा, पूरी जो है उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर पूरा मजबूत रहेगा। ये सच्चाई है। ठीक है, तो इसी तरह के वर्कआउट से फिर सप्ताह में, मैं जिस चीज़ का एथोराइज डॉक्टर हूँ, मैं अवश्य सभी को एक बार और बात बताना चाहूँगा कि सप्ताह में एक दिन पूरी बॉडी की मालिश लगा करके धूप में अवश्य बैठा करें। गांव के जो व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति है, चाहे कोई भी व्यक्ति है, वो एक बार धूप में जरूर बैठे। नहीं तो विटामिन डी और B12 इतना गिर रहा है। इन कंक्रीट के मकानों में जब से रहना शुरू किया है, गाड़ियों में हर समय में रहना शुरू किया, AC में रहना शुरू किया, और 5 तत्वों से जब से हम दूर हुए हैं तभी से बीमारियां बढ़ती चली गई। बस दोबारा से उसी पे आ जाओ, कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना कोई मेडिकल का आपका खर्चा रहेगा। धन्यवाद। वास्तव में संदीप जी, आपने बहुत सुंदर बात हमें बताई कि हमारे जो पूर्वज थे वो वास्तव में पैदल ज़्यादा चलते थे, चाहे खेतों में वर्क करते थे, हल चलाना इत्यादि मेहनत के काम करते थे, और जिसके चलते वो स्वस्थ रहते थे। और आज हमें उसी परंपरा के तहत काम करने की आवश्यकता है। और रही बात वर्कआउट की, जैसे आपने कसी इत्यादि, अपना काम भी कर सकते हैं वर्कआउट के माध्यम से और स्वस्थ भी रह सकते हैं। कहीं ज़्यादा भी नहीं है तो अपने लिए स्वयं के लिए सब्जियां उगा सकते हैं, उससे घर के लिए सब्जियां तैयार की जा सकती हैं। तो स्वास्थ्य एक ऐसी पूंजी है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। और हमारे तो वेद शास्त्रों में भी है, पहला सुख निरोगी काया, संसार का सबसे बड़ा सुख है स्वस्थ शरीर। यदि हम स्वस्थ हैं तो दुनिया के सारे सुख हमारे काम आ सकते हैं, और यदि हम स्वस्थ नहीं हैं तो दुनिया के कितने बड़े सुख हमें दे दें, कितनी धन दौलत हम हमारे सामने रख दें, वो हमारे किसी काम की नहीं है। तो आप बहुत अच्छा काम इस पर कर रहे हैं। और दूसरा एक विषय आता है कि किस तरह से लोग, जैसे आज जो कोविड-19 कोरोना महामारी पूरी दुनिया को जिसने हिलाया, पहले ऑक्सीजन की कमी हुई, इसके अलावा अनेकों मौतें प्रतिदिन पूरी दुनिया में भय का माहौल पैदा हो गया। वास्तव में आज चाहे हम वैक्सीन की बात करें, चाहे किसी अन्य उसकी बात करें, तो उसका एक ही है कि इम्यूनिटी बढ़ाएं। तो इम्यूनिटी कैसी बढ़े, उसमें योग का बहुत बड़ा
इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है। दर्शन जी, योग किस तरह से इम्यूनिटी को बढ़ाता है, संक्षिप्त में आप हमें बताएं। हाँ जी दिलबाग जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जैसे अभी कोरोना काल आया, इसमें क्या है, जैसे वैक्सीन है और मास्क है, सैनिटाइजर, ये तो हम एक सेफ्टी का काम करेंगे। जो हमारी अंदर की पावर है, इम्यूनिटी पावर है, उसको हम कैसे बढ़ाएं, वो मेन क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम अपना खान पान ओके रखें, उसके बाद अपना रूटीन। भस्त्रिका के 7 प्रकार हैं, 7 में से 3 तो ज़रूर करें। जब हमारा फेफड़ों का स्पेस कम हो जाता है, चर्बी बढ़ जाती है, तो जो आदमी है इसकी गिरफ्त में आ जाता है कोरोना की, और फिर धीरे धीरे फेफड़ों के ऊपर आक्रमण कर देते हैं और फेफड़े डैमेज होना शुरू करते हैं। उससे बचने के लिए भस्त्रिका करें और हमारे फेफड़ों को पूरी ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन की कभी भी कोई भी कमी नहीं होगी और आप कोरोना काल से बच सकते हैं। इम्यूनिटी पावर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। बहुत सुंदर बात आपने बताई कि किस तरह से हम अपनी इम्यूनिटी पावर शरीर की बढ़ा सकते हैं, जिसको पूरी दुनिया मानती भी है और जो वास्तव में एक रिसर्च है। देखिए, मैं एक बताना चाहूँगा दर्शक साथियों आपको, योग एक ऐसा विषय है, यदि हम जब योग की कक्षा में बैठते हैं और निरंतर तत्परता से आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा जब योग करते हैं, तो उसका तुरंत परिणाम मिलता है आपको। जैसे आप योग कक्षा से निकलते हैं तो आपको पता चलता है शरीर में कुछ अच्छा हुआ है। तो इससे बड़ा माध्यम क्या होगा कि आप एक अच्छे उससे जुड़ेंगे। संदीप जी, मैं बताना चाहूँगा, यदि हम संक्षिप्त की बात करें, जैसे आज विषय बहुत लंबा है, कितना भी लंबा चर्चा कर सकते हैं, लेकिन यदि हम संक्षिप्त की बात करें, जैसे आयुर्वेद में हमारे तुलसी है, गिलोय है और हल्दी है, इन चीज़ों का हम नियमित अपने घर में प्रयोग भी करते हैं। तो किस तरह से करें, और योग का यदि साथ में मैं कहना चाहूँगा आपको भाई, योग का संक्षिप्त चार्ट, क्योंकि आज की दुनिया भाग दौड़ की दुनिया हो चुकी है कि सभी एक बात सबसे पहले कहते हैं कि समय नहीं है मेरे पास। तो संक्षिप्त में यदि वो लाभ लेना चाहे, कितना समय लगाएं, किस रूप में काम कर सकते हैं? संदीप, धन्यवाद। देखिए दिलबाग जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया कि सभी ये कहते हैं कि समय नहीं है मेरे पास, समय नहीं है। और दूसरा जो है नीम, गिलोय, तुलसी वगैरह, एलोवेरा वगैरह का हम किस तरह से इस्तेमाल करें ताकि वो मेडिसिन का भी काम हम ले सकते हैं। देखिए, भारत का जो हमारा योग है, आयुर्वेद है, यह है तो बहुत ही पुरातन जो है, परंतु एक समय दौर ऐसा आया क्योंकि एक ऐसी मेडिकल ने एक ऐसी थेरेपी का विकास किया पूरी दुनिया के अंदर, जो 200 साल के लगभग उसका इतिहास है। तो उसने लोगों को कहीं ना कहीं निठल्ला बना दिया पकड़ करके, उनके अंदर से एक भय भी निकाल दिया। हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आई है तो भाई स्टंट डल जाएंगे, काम चल जाएगा। इसी तरह से शुगर प्रॉब्लम अगर आपको हो जाती है तो कहीं ना कहीं मेडिसिन से कुछ दिन निकल जाएंगे। इसी तरह बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो हम कोई ना कोई मेडिसिन लेकर के काम चला लेंगे, ठीक है, परंतु वो परमानेंट तो समाधान नहीं हुआ। इसी तरह से ऑपरेशन करने वाले हॉस्पिटलों की आज संख्या बढ़ती जा रही है, परंतु अच्छा तो तब होता जब जो है आपके जो है अंग को बचाने वाले हॉस्पिटल ज़्यादा खुलते, ना कि उनको काटने वाले हॉस्पिटल ज़्यादा खुलते, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप प्रतिदिन थोड़ी मात्रा में किसी भी अच्छे आयुर्वेदाचार्य से संपर्क करके, आयुष डिपार्टमेंट भी इस दिशा में बहुत काम कर रहा है अब तो, जब से जो है महामारी का यह काल चला है, तो उनके किसी भी अच्छे डॉक्टर से आप संपर्क करके, क्योंकि कई बार क्या होता है मात्रा का नहीं हमको पता होता। अब मेरे पास भी काफ़ी के व्यक्तियों के फ़ोन आते रहते हैं, दीदी मैं काफ़ी दिन से दालचीनी जो है 1 चम्मच की मात्रा सेवन कर रहा हूँ। काफ़ी व्यक्तियों के अंदर एक भय का माहौल बन गया इस दौरान जो है। अब दालचीनी तो एक हाथी की डोज है, ये लगा लो तो 2 चुटकी की डोज होती है। तो इस तरह की हमें डोज का भी ध्यान रखते हुए इन चीज़ों का जब इस्तेमाल करते हैं, गिलोय की डंडी 1 लीजिए आप, एलोवेरा जो है वो भी थोड़ी मात्रा में 2 चम्मच उसके रस भी ले सकते हैं, जो कंपनियां बनाती हैं, या अपने घर पे ही उगाओ, कहीं पैसा भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं। तो इसी तरह से तुलसी है, उसको कभी मुख से नहीं चबाना है, उसके पत्तों को आप कूट लेना उसमें साथ में, और इनका जो काढ़ा बनता है उस काढ़े को साल में कम से कम 1 महीना छोड़ करके, 1 महीना ले लिया, 2 महीने छोड़ करके, क्योंकि ये देखो खाने की चीज़ें तो है नहीं है जो सच्चाई है, ठीक है, परंतु ये आरोग्य को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है, बीमारियों को भी रोकती है। तो आप इनका हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं। और आयुर्वेद तो हमारे जो है ऋषियों की पहचान है, पूरे भारत की पहचान है। आयुर्वेद यानी कोई खाली एक औषधि का नाम नहीं है, ये संपूर्ण लाइफस्टाइल है आयुर्वेद। सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक की क्या एक स्वस्थ व्यक्ति की दिनचर्या होनी चाहिए, उसका एक पूरा दर्शन है हमारा आयुर्वेद। और आयुर्वेद के जो भी महान ऋषि हुए हैं उन सबको भी आज इस योग दिवस पे मैं नमन करते हुए, चाहे आचार्य चरक जी हुए, चाहे महर्षि धन्वंतरी जी हुए, चाहे जो है हमारे आचार्य वाग्भट जी हुए, उनके जो प्रिय शिष्य थे, तो उन सभी को भी नमन करते हुए कि आज और उन्हीं की उसी परंपरा को बढ़ाने का काम हमारे
आयुर्वेदाचार्य है आचार्य बालकृष्ण जी महाराज इस समय मौजूदा समय में हमारे जितने भी BMS आयुर्वेदाचार्य हैं, जो भी आयुर्वेदाचार्य हैं, आयुर्वेद से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो उसको बढ़ा रहे हैं। आज योग भी पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, उसका भी श्रेय जो है हमारे महापुरुषों को जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आज एक पॉजिटिव माहौल पूरी दुनिया में बन रहा है हमारी भारतीय संस्कृति के प्रति, योग के प्रति, आयुर्वेद के प्रति। तो आयुर्वेद बहुत ही इफेक्टिव है हमारी जीवन शैली में, और आयुर्वेद की एक एक औषधि भी पूरी इफेक्टिव है। अगर उसकी सही दिशा में, सही मात्रा में, सही टाइम पे अगर उसको इस्तेमाल किया जाए तो वो भी पूरा इफेक्टिव रहता है। जो है संक्षिप्त में जो योग चार्ट है यदि हम बात करें, जी जी, यदि कम समय में कितना कर सकते हैं, कौन से कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको वर्कआउट करना है, व्यायाम करना होता है तेज गति के साथ, उससे पूरी बॉडी में पसीना आना चाहिए व्यायाम के दौरान। जो है अगर व्यायाम के दौरान पसीना नहीं आया तो समझ लो व्यायाम आपका पूरा नहीं हुआ, ठीक है। इसी तरह से जो आसन हैं वो आप धीमी गति के साथ करें। प्राणायाम जो है वो भी पूरा अपनी कैपेसिटी के अनुसार करें। कैपेसिटी के मतलब पूरी बॉडी में थकावट नहीं होना चाहिए। योग इतना करें, उसकी कोई टाइम लिमिट सीमा नहीं है। किसी के अंदर अगर 5 मिनट का सामर्थ्य है 5 मिनट करे, किसी के पास अगर आधे घंटे का समय आधा घंटा करे, किसी के पास 1 घंटे का समय 1 घंटा लगाएं, 2 घंटे का भी समय है तो 2 घंटे भी आप लगा सकते हो, ठीक है। परंतु अपने सामर्थ्य के अनुसार करें, अपनी टाइमिंग के अनुसार करें, परंतु 15 मिनट आधा घंटा तो जरूर दें। अगर योग को टाइम नहीं दोगे तो फिर जो व्यक्ति ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमको हमारा बहुत बिजी शेड्यूल है, मेरे ख्याल से आदरणीय प्रधानमंत्री से तो ज़्यादा कोई बिजी शेड्यूल किसी का हो नहीं सकता, लेकिन वो भी आधा घंटा 1 घंटा अपना योग के लिए जरूर निकालते हैं, ठीक है। तो दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति ये कह रहे कि हमारे पास टाइम नहीं है, देखिए अगर आप आधा घंटा अपने शरीर के लिए नहीं दोगे तो आपको फिर जो है बड़े बड़े हॉस्पिटलों में एडमिट होना पड़ेगा, वहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। और हम पहले से ही आपके नम्र निवेदन इस योग दिवस पे कर रहे हैं कि आधा घंटा पहले से ही अपना योग पे लगाएं, अपने बच्चों को भी लगाएं, ताकि आपको कभी ऐसी स्थिति ना हो। नहीं तो एक बार अगर आज के टाइम में कोई भी बीमार गंभीर बीमारी लग गई, क्योंकि मेरे पास तो 100-200 पेशेंट को मैं हर समय देखता हूँ। काफ़ी व्यक्ति आज एक बड़े बड़े साइंटिस्ट, इंजीनियर, जज लेवल के व्यक्ति, सांसद, MLA सारे जो है मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, बातचीत करने के लिए आते हैं। मैं एक नेचुरोपैथ सेंटर भी चलाता हूँ करनाल के अंदर। तो मैं देखता हूँ कि क्रोनिक बीमारियाँ इतनी ज़्यादा आ रही हैं, एक बार भी जिसको बीमारी लग गई फिर उसमें योग में, आयुर्वेद में भी बहुत टाइम लगता है ठीक करने के लिए, और एलोपैथ में तो उसका कोई परमानेंट समाधान है ही नहीं, जो है, ठीक है। तो आप जागरूक रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। योग का बस यही सिद्धांत है, अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार करें, अपनी एज के अनुसार करें, लेकिन ज़रूर करें। बहुत सुंदर बात आपने संदीप जी आपने बताई है कि यदि हम स्वस्थ हैं और निरंतर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो भी योग का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे आसपास भी कोई बीमारी ना आ पाएगी यदि हम लगातार करें। तो हमारे साथ आज मिशन आर्य समाज में हमारे साथ मौजूद रहे दर्शन योगी जी और योगाचार्य संदीप जी। तो एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद जी, आपने हमसे विशेष बातचीत की। और मैं हमारे मिशन आर्य समाज के सभी दर्शकों से, सभी सहयोगी से अपील करूंगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमारा कोशिश रहेगी समय समय पर इस तरह के विषय को आप लोगों के बीच में लाने की, जिस पर के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। ओम।